तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों आज की हमारी क्लास है बीएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड की और हमारा टॉपिक है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या फिर आप इसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जान सकते हैं और इसका दूसरा नाम क्या है, राधा कृष्णन आयोग। तो दोस्तों इसे दो तीन नामों से हम जान सकते हैं। यहाँ पर देखिए दो तीन नाम इसलिए यहाँ पर दिए गए हैं क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ना दे करके राधा कृष्णन आयोग दे दे, तो इसलिए आपको इसके जितने भी नाम हैं वो याद रखने हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जानेंगे ये क्या है, इसकी सिफारिशें क्या हैं, इसके उद्देश्य और सुझाव के बारे में। तो दोस्तों इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में इस क्लास में कवर किया जाएगा। ये क्लास आपकी थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन इस क्लास में जितना भी आपका डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग क्या है इसके बारे में। देखिए हमारा प्रश्न क्या है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 या राधा कृष्णन आयोग की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए। ये हमारा प्रश्न है और इसका आंसर देखते हैं। अंतर विश्वविद्यालय परिषद तथा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार को एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति का सुझाव दिया, जिसके प्रस्ताव में कहा गया कि भारतीय विश्वविद्यालय के कार्य का मार्गदर्शन करने के लिए भारत सरकार हंटर कमीशन के आधार पर एक ऐसे आयोग की नियुक्ति करे जो विश्वविद्यालय शिक्षा पर देश की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सुधार और विकास के लिए सुझाव दे। तो ये इनका प्रस्ताव था जो आपने देखा। अब क्या हुआ कि भारत सरकार ने उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ये जो प्रस्ताव रखा इन्होंने, ये प्रस्ताव स्वीकार हो गया और कब 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 की नियुक्ति कर दी गई। अब आगे देखिएगा आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य क्या था, तो ये भी देखिएगा भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना और उन सुधारों एवं विस्तारों के विषय में सुझाव देना जो देश की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं के उपयुक्त होने के लिए वांछनीय हो सके। ये इस आयोग का उद्देश्य था, इस आयोग की नियुक्ति करने का। अब देखिएगा आयोग का जांच क्षेत्र क्या था, तो आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित कई विषयों पर सुझाव देने को कहा गया। पहला विषय क्या है, भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा तथा शोध कार्य के उद्देश्य निर्धारित करना। अगला है विश्वविद्यालय के संगठन, प्रशासन, कार्यक्षेत्र, वित्तीय साधन, शिक्षण के स्तर, परीक्षा, पाठ्यक्रम, शिक्षा का माध्यम कैसा होगा, नैतिक तथा धार्मिक शिक्षण आदि में सुधार करने के लिए सुझाव देना। अगला है विद्यार्थियों के अनुशासन, सशिक्षणीय कार्य तथा छात्रावास आदि के विषय में सुझाव देना। शिक्षकों के वेतनमान, योग्यता, सेवा की दशाओं, सुविधाओं, कार्यों आदि के विषय में भी सुझाव देना कि शिक्षकों की क्या वेतनमान होगा, इनकी योग्यता क्या होगी। अगला है केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा अन्य अखिल भारतीय शिक्षण संस्थाओं की प्रमुख समस्याओं पर विचार करके सुझाव देना। और अगला है जो कि लास्ट है कि विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करें और उसके संबंध में सुझाव दिया जाए। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आयोग के जांच क्षेत्र हैं जिन पर सुझाव दिया गया है, उसको बताया गया। अब आगे देखिएगा आयोग की सिफारिशें क्या थीं और इसके सुझाव। पहला है विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य। अब यहाँ पर एक एक कर को हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला है विश्वविद्यालय शिक्षा के आयोग। तो आयोग भारतीय आदर्श, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर यहाँ पर उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। पहला है सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासकीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में नेतृत्व ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना। दूसरा क्या है, भारत की प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता का संरक्षण किया जाए और उसका विकास किया जाए। अगला उद्देश्य है कि प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए विद्यार्थियों में नागरिकता और सामाजिकता के गुणों का विकास करना। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के आदर्शों का संरक्षण तथा समर्थन करना। जीवन तथा ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में समन्वय स्थापित करना और विद्यार्थियों के मानसिक और शारीरिक विकास के साथ ही उनका आध्यात्मिक विकास भी करना। और अगला है कि भारत के प्राचीन आदर्श वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे उद्देश्य हैं विश्वविद्यालय शिक्षा के।
अब अगला है शिक्षक वर्ग कैसा होना चाहिए। तो आयोग ने शिक्षकों के महत्व पर बल देते हुए कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का एक महत्वपूर्ण स्थान है और शिक्षा की व्यवस्था सफलता उनकी शैक्षिक योग्यता, चारित्रिक श्रेष्ठता पर निर्भर करती है। आयोग ने यह अनुभव किया कि शिक्षकों की वर्तमान स्थिति जो है ये अच्छी नहीं है और शिक्षकों की इस स्थिति के कारण ही शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं इन कमियों को दूर करने के लिए। देखेंगे, पहला सुझाव है कि शिक्षकों को एक अच्छा वेतन दिया जाए, तब वे अच्छे से कार्य भी करेंगे, जिसे आयोग ने श्रेणीवार बांटने की सिफारिश की। शिक्षकों की पदोन्नति योग्यता के आधार पर की जाए और शिक्षकों को भविष्य निधि की उत्तम व्यवस्था की जाए, उनके निवास की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है ये 60 वर्ष होनी चाहिए और स्वास्थ्य उत्तम होने पर, अगर कोई शिक्षक का स्वास्थ्य अच्छा है तो उन्हें 64 वर्ष की आयु तक का अवसर दिया जाना चाहिए। किसका? तो रिटायरमेंट का। अब ये रहा शिक्षक वर्ग के लिए बात। आगे देखिएगा, अध्यापन स्तर की बात की गई है कि विश्वविद्यालय में अध्यापन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आयोग के कुछ सुझाव थे। पहला सुझाव है विश्वविद्यालय में इंटर पास विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाए। जिन बच्चों ने इंटर पास कर लिया है उसके बाद ही वे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। अच्छे स्तर के इंटरमीडिएट कॉलेज खोले जाएं जिनमें योग्य तथा कुशल अध्यापक नियुक्त किए जाएं। अगला सुझाव है हाई स्कूल तथा इंटर उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए एक पर्याप्त संख्या में व्यावसायिक और टेक्निकल संस्थाएं स्थापित की जाएं, जिससे कि विश्वविद्यालय में केवल योग्य और प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश ले सकें। विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 3000 से अधिक और संबद्ध कॉलेजों में 1500 से अधिक ना हो, इस चीज़ों का भी ध्यान रखें। और विद्यार्थियों को 40% पर तृतीय और 55% पर द्वितीय तथा 70% पर प्रथम श्रेणी दी जाए। तो ये इन्होंने अंक निर्धारित किए हैं। अगला स्तर है पाठ्यक्रम का। तो कमीशन ने पाठ्यक्रम के संबंध में भी कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे बीए की उपाधि को प्राप्त करने की अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए। स्नातकोत्तर उपाधि ऑनर्स कोर्स के लिए 1 वर्ष बाद उनकी शिक्षा जो है उनको उपाधि प्रदान की जानी है। बीए की परीक्षा में 4 विषयों का निर्धारण होना चाहिए, जिसमें एक जो है वो प्रांतीय भाषा अवश्य हो। विश्वविद्यालय और माध्यमिक कक्षाओं में सामान्य ज्ञान तथा शिक्षण का आवश्यक माना जाए। पाठ्यक्रम विस्तृत और लचीला होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चुनाव स्वयं कर सकें। तो ये रहा पाठ्यक्रम के बारे में इनका सुझाव। अगला है स्नातकोत्तर यानी कि पीजी प्रशिक्षण तथा शोध के लिए आयोग ने विश्वविद्यालय में उच्चतम शिक्षा और शोध कार्य की समुचित व्यवस्था करने पर बल दिया और कुछ सुझाव दिए हैं। तो पहला सुझाव है सभी स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश प्रदान करने के नियम अखिल भारतीय स्तर पर निर्धारित किए जाएं और स्नातकोत्तर कक्षाओं में शिक्षण का संगठन, भाषण, गोष्ठियाँ, पुस्तकालय, अध्यापक और सहशिक्षकीय कार्य व प्रयोगशाला कार्य पर आधारित होना चाहिए। स्नातकोत्तर कक्षाओं के कार्यक्रम में अनुसंधान की विधियों का प्रशिक्षण भी शामिल होना चाहिए और इस स्तर पर लिखित तथा मौखिक दोनों प्रकार की परीक्षाएं होनी चाहिए। शोध कार्य के विद्यार्थियों का निर्वाचन अखिल भारतीय स्तर पर होना चाहिए और पीएचडी में शोध कार्य की अवधि जो है ये कम से कम 2 साल की या 2 वर्ष की होनी चाहिए। तो ये चीज़ें भी आपको पता चली हैं। अगला देखिएगा व्यावसायिक शिक्षा क्या था। तो भारत के लिए व्यावसायिक शिक्षा को आयोग ने अति महत्वपूर्ण माना और कृषि, वाणिज्य, शिक्षा, व्यवसाय, इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी, कानून तथा चिकित्सा के संबंध में कुछ सिफारिशें की। पहला है कृषि विज्ञान या कृषि शिक्षा। तो इस शिक्षा में इस विषय में अन्य उन्नत राष्ट्रों का उदाहरण देते हुए तुलनात्मक दृष्टि से भारत की स्थिति पर प्रकाश डाला गया। कमीशन ने कृषि शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च सभी स्तरों पर समान महत्व देने में देश में कृषि शिक्षा के प्रसार के लिए वर्तमान कृषि महाविद्यालयों को विकसित करने या फिर नए कृषि महाविद्यालयों को खोलने का सुझाव दिया।
तो ये है कृषि शिक्षा के बारे में। अगला सुझाव इन्होंने दिया वाणिज्य शिक्षा का। तो आयोग ने वाणिज्य शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए सिफारिश की कि उन्हें 3 से 4 प्रकार के फॉर्मों में व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए। विद्यार्थियों को किसी विशेष शाखा में विशेषज्ञ बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और एमकॉम में कुछ ही विद्यार्थियों का प्रवेश दिया जाए और पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा उन्हें व्यवहारिक ज्ञान अधिक उन पर बल दिया जाए। तो ये चीज़ वाणिज्य शिक्षा की बात थी। पहला क्या था? कृषि शिक्षा। अब हम देखेंगे अगला क्या है, धार्मिक शिक्षा के बारे में भी इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं। आयोग की रिपोर्ट में डॉक्टर राधा कृष्णन ने स्वयं ही एक पृथक अध्याय जिसे धार्मिक शिक्षा कहा जाता है इस पर लिखा, जिसका समर्थन अन्य सदस्यों ने भी किया। आयोग ने क्या किया? धार्मिक शिक्षा के महत्व पर बल दिया और भारत के लिए इसे काफ़ी आवश्यक माना। आयोग ने इस संबंध में सभी शिक्षण संस्थाओं में कुछ समय मौन चिंतन के बाद शिक्षण कार्य प्रारंभ करने, स्नातक स्तर की प्रथम कक्षा में महान धार्मिक नेताओं के जीवन चरित्र, द्वितीय वर्ष में संसार के विख्यात धार्मिक ग्रंथों में सार्वजनिक महत्व के चुने हुए अंश तथा तृतीय वर्ष में, स्नातक का जो तृतीय वर्ष होगा उसमें धर्म दर्शन की मुख्य समस्याओं का अध्यापन आदि दिया। तो ये सारे सुझाव धार्मिक शिक्षा के लिए थे। अगला क्या है, शिक्षा का माध्यम कैसा होगा, ये चीज़ उन्होंने बताया। तो पहला क्या है, संघीय भाषा के रूप में हिंदी का विकास किया जाए, राष्ट्रभाषा के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाए तथा लिपि में विद्यमान जो दोष हैं उनको दूर किया जाए। उच्च शिक्षा का माध्यम प्रांतीय भाषाओं को बनाया जाए और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाओं का ज्ञान कराया जाए। पहला मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, दूसरा है संघीय भाषा या राष्ट्रभाषा और तीसरी भाषा अंग्रेजी। तो इन 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए किसको? उच्चतर माध्यमिक स्तर के बच्चों को। अगली बात की है परीक्षाओं के बारे में क्या सुझाव हैं। तो परीक्षाओं के सुधार के लिए आयोग ने सुझाव दिया है कि वस्तुनिष्ठ तथा निबंधात्मक परीक्षा का मिला जुला स्वरूप विकसित किया जाए और द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के न्यूनतम अंक 70, 55, 40% ये 3 इन्होंने प्रतिशत बताए हैं। तो ये 3% होने चाहिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लिए। रियायती अंक की प्रथा बंद कर दी जाए, ये भी इनका एक सुझाव था। और स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक कक्षाओं में मौखिक परीक्षा ली जाए। तो ये परीक्षाओं के विषय में इनका सुझाव है। अगला क्या है, स्त्री शिक्षा के बारे में भी इनका इस आयोग का सुझाव क्या है देख लीजिए। तो स्त्री शिक्षा के संबंध में इन्होंने कहा कि यद्यपि अनेक बातों में स्त्री और पुरुष समान ही होते हैं, परंतु दोनों का कार्य क्षेत्र जो है ये अलग होता है। अतः स्त्री शिक्षा स्त्रियों के अनुरूप हो और उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वे सुहृदय व सुगृहिणी भी बन सकें। महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षा संबंधी सुविधाएं दी जाए। स्त्रियों के लिए पाठ्यक्रम में गृह अर्थशास्त्र, गृह प्रबंध व ललित कलाओं को भी स्थान दिया जाए। अगला है समान कार्य के लिए महिलाओं को समान वेतन दिया जाए और विश्वविद्यालय स्तर पर सह शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। तो दोस्तों ये स्त्री शिक्षा के बारे में था। आपने देखा कई सारे क्षेत्रों में इस आयोग की सिफारिशें या सुझाव कौन कौन से थे, ये चीज़ें आपने देख ली हैं। तो दोस्तों ये क्लास आज बस यहीं तक रखेंगे और आपका टॉपिक जो है ये बहुत ही डिटेल में हमने आज कवर किया है। कैसी लगी क्लास बताइएगा ज़रूर। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, इस क्लास में पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।